डीएलएड सेकेंड ईयर। अगला प्रश्न लेते हैं। नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। आपको याद होगा कि वैज्ञानिक चरणों के बारे में इसके पीछे बात हुई थी कि पहली बात तो यह है कि विज्ञान भौतिक जगत के बारे में चिंतन और प्रयोग करता है, प्रयास करता है। चरण को थोड़ी देर के लिए रिकॉल कर लेते हैं, पुनः स्मरण कर लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि में समस्या होती है, परिकल्पनाएं होती हैं कि समस्या होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इसकी बातें हो चुकी हैं। फिर प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, ये अगला चरण होता है वैज्ञानिकता में। और जब प्रयोग करेंगे तो स्पष्ट सी बात है कि ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली सत्यापन आएगा, वेरिफिकेशन आएगा या पुनर्प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद जब एक ही परिस्थिति में एक ही सामान का प्रयोग किया जाए और एक ही परिणाम आए, एक ही कंक्लूज़न आए, कोई भी वह प्रयोग करे, परिस्थितियाँ वही रहें, इंग्रेडिएंट या घटक वही रहें और बार बार जब एक ही परिणाम आए तब जाकर के सिद्धांत और नियम बनते हैं। तो यह तो विज्ञान था जो विज्ञान की परिभाषा में, विज्ञान के संप्रत्यय में हमारे और आपके सामने आया था। अब देखते हैं कि विज्ञान की प्रकृति क्या है। पहली बात तो यह है, साइंस इज अ पर्टिकुलर वे, साइंस इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर। प्रकृति की ओर देखने की यह एक विशेष कला है, यह एक विशेष पहलू है, यह एक अलग कोण है या दृष्टिकोण है। बचपन में हमने और आप सबने, मुझे उम्मीद है कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी, मान के चलते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए लगता है कि राहु और केतु उनको निगल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं और कब लगते हैं। प्रश्न किया जाए कि अब से 1 लाख साल बाद किस दिन, कितने बजकर कितने मिनट पर और किस स्थान से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखेगा, आज इसे हम बता सकते हैं और इसमें कोई ज्योतिष नहीं है। यह भौतिक घटनाओं की ओर देखने की एक विशेष दृष्टि है। इट इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर। करीब करीब हर एक व्याख्यान में कोरोना चला आ रहा है, लेकिन जहाँ पर पहले प्लेग आता था या चेचक का रोग फैलता था, कारणों का पता नहीं चलता था और लाखों में मृत्यु होती थी। लोग मान के चलते थे कि कोई दैवीय आपदा है। बाद में कुछ लोगों का ध्यान गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कुछ भौतिक कारण भी हो सकते हैं और उन्होंने समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखा और इस नए दृष्टिकोण से देखना ही एक तरह से वैज्ञानिकता की ओर मुड़ना है। अगली बात, साइंस इज रैपिडली एक्सपेंडिंग। विज्ञान का विकास बहुत द्रुत गति से, बहुत तेज गति से हो रहा है। जिन लोगों की उम्र 25 साल से पहले की है, उन्हें नहीं मालूम था कि आज इसके पहले पढ़ाई कैसे होती थी या मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ाई हो सकती है। रोज़ ही वेबिनार हो रहे हैं सेमिनार की तर्ज पे। एक व्यक्ति लंदन में है, अमेरिका में है, दूसरा कोई बॉम्बे में है या मद्रास में है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई रशिया में है
और सारे लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और संवाद स्थापित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का मैच होता है और अपने घर में हम टीवी के ऊपर देख सकते हैं। जिसकी उम्र 40-50 साल की होगी, उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैच कहीं होगा और उसको हम घर बैठे देख सकते हैं। विज्ञान का विकास क्रमिक जरूर हुआ है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही वे कारण निहित थे। समाजशास्त्रियों ने बता दिया था कि जो संधियां हुई हैं यह आने वाले अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है। सेकेंड वर्ल्ड वार होना ही होना था, हुआ भी। उसकी आशंका के चलते वैज्ञानिक विस्तार बहुत तेज से हुआ, विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ा, नए नए हथियार बने, नए नए उपकरण बने, नई नई गाड़ियाँ बनी, एटम बम बना, जापान के 2 शहर धुएं और राख में मिल गए। और जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है, वर्चुअल वर्ल्ड आया है, जो मैं आपको संबोधित कर पा रहा हूँ, यह भी एक तरह का वर्चुअल कम्युनिकेशन है। It is also like a classroom, as many students and teachers are listening to me in the real time. मैं उनको सुन पा रहा हूँ, वो हमको सुन पा रहे हैं। चांद तक आदमी गया, यंत्र मार्स तक गया, मंगल तक गया, और आगे हमारे कुछ सैटेलाइट या हमारे कुछ इक्विपमेंट सोलर सिस्टम को क्रॉस करके अथाह अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले हैं और उनके द्वारा भेजे गए संदेश आज भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो साइंस इज एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग रैपिडली। विज्ञान का विस्तार हो रहा है, और न केवल विस्तार हो रहा है, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। अगली बात, विज्ञान विज्ञान होता है। जो शाखाएं बनी हैं, जो विषय को कई भागों में बांटा गया है कि यह फिजिक्स है, यह केमिस्ट्री है, यह बायोलॉजी है, यह जियोलॉजी है, यह जियोफिजिक्स है, एक लंबी सूची है। सो साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी से हमारा तात्पर्य यह है कि इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन का सहयोग है, या यूँ कहें कि कई विषयों का यह समुच्चय है। एक उदाहरण के लिए फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, और कल्पना करें कि क्या गणित के बिना भौतिक विज्ञान में कोई भी प्रयोग आगे बढ़ सकता है क्या? गणित को अगर निकाल दें तो क्या होगा परमाणु नंबर का और क्या होगा परमाणु भार का? एटॉमिक नंबर के लिए नंबर कहाँ से मिलेगा? एटॉमिक मास के लिए, वैलेंसी के लिए अंक कहाँ से मिलेंगे? और किसी भी वैज्ञानिकता या किसी भी शिक्षा या किसी भी दर्शन का विकास एक समाज में होता है तो समाज शास्त्र का भी असर होता है, जैसे बाकी सारे विषयों पर वैसे ही विज्ञान पर। इससे इतिहास भी अछूता नहीं है, साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। सो वी कंक्लूड इट इज interdisciplinary in nature, or science is an interdisciplinary area of learning. आगे का बिंदु होगा, each and every community has contributed something to the advancement of science. Each and every nation. To assume that only we were enlightened some 5,000 years ago and others were groping in the darkness
ए सिंपली फुलिशनेस। अगर हम मान लें कि केवल भारत के लोगों के पास ही ज्ञान था और विश्व की और सारी सभ्यताएं केवल अंधकार में जी रही थीं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। विज्ञान के विकास में, किसी भी विज्ञान की विधा के विकास में समूचे मानवीयता का योगदान है, समस्त राष्ट्रों का, समस्त जातियों का, समस्त नस्लों का, सभी का थोड़ा बहुत, किसी का कम किसी का अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जर्मन फिजिक्स, इटालियन फिजिक्स, स्पेनिश केमिस्ट्री और अमेरिकन केमिस्ट्री, लैंग्वेज हो सकती है, स्पेनिश है, जर्मन है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल, तेलुगु, लेकिन जो विज्ञान है वह सार्वभौमिक है। इसके नियम जब तक ब्रह्मांड है शाश्वत है। तो बहुत सारी संस्कृतियों का इसमें योगदान है, बहुत सारी सभ्यताओं का योगदान है। और अगली बात पर प्रायः लोग सहमत नहीं होते हैं, दैट साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर। विज्ञान में जो कुछ कहा जा रहा है वह अंतिम सत्य नहीं होता है, लेकिन वह पूरा असत्य भी नहीं होता है। अंतिम सच इसलिए नहीं होता है कि इसके पीछे, जब आप क्लास 9th में रहे होंगे तो आपने कभी पढ़ा होगा जॉन डाल्टन की थियरी कि परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई है और परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, यह अविभाज्य है। The atom is the smallest unit of any element and it cannot be further divided into subatomic particles. लेकिन बाद में आपने जे थॉम्सन के प्रयोग को देखा, रदरफोर्ड को देखा, नील्स बोर के मॉडल को देखा, तो जॉन डाल्टन को पूरा सम्मान देते हुए भी नई बातों को, नए सत्य को लोगों ने अपनाया, क्योंकि प्रयोगशाला में यह सही साबित हुए। यह केवल नील्स बोर का या रदरफोर्ड का या थॉम्सन का यह केवल प्रवचन या स्पीच नहीं थी, इंटरैक्शन नहीं था, कल्पना की उड़ान नहीं थी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो ऐसे ऐसे परिणाम आएंगे। सो देयरफॉर साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। टेंटेटिव होती है, कुछ समय के बाद नए सिद्धांत आते हैं और वह सत्य साबित होते हैं, और सत्य साबित होने के बाद फिर विज्ञान थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। बहुत पहले पूरे विश्व के लोग मान के चलते थे दैट द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारी धरती विश्व का केंद्र है। एंड देयर वाज प्रिवेलेंट थियरी कॉल्ड जियोसेंट्रिक थियरी, कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और ब्रह्मांड के सारे तारे सितारे, इवन हमारे चांद और सूरज जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और जब गैलीलियो ने कुछ कहा, कोपरनिकस ने कुछ कहा कि नहीं भाई, इट इज़ नॉट जियोसेंट्रिक, इट इज़ हेलियोसेंट्रिक। हेलियो सूर्य को बोलते हैं, कि केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सहित तमाम ग्रह चक्कर लगा रहे हैं अपनी निश्चित कक्षाओं में। आप जानते होंगे कि इस बात को कहने के लिए, इस सच को कहने के लिए गैलीलियो को किस प्रकार से दंड दिया गया था। लेकिन आज सारा विश्व मानता है, एक ओर से मानता है कि नहीं, गैलीलियो सही थे, कोपरनिकस सही थे। विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए या अन्य जितना भी नाम लिया जाएगा,
कि कहीं न कहीं ये लोग सही थे। उसके बाद अगला नेचर का जो बिंदु आएगा, नेचर ऑफ साइंस, प्रकृति का, ये विज्ञान की प्रकृति का, इट प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म को ध्यान से सुनेंगे। स्केप्टिसिज्म होता क्या है? स्केप्टिसिज्म मीन्स कहीं न कहीं इसमें संदेहवाद कह सकते हैं। जब कभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के बारे में कहा होगा कि इससे हम बहुत सारे रोगों पर नियंत्रण पा लेंगे, तो लोगों ने बहुत संदेह के दृष्टिकोण से उनको देखा और उनको नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ होता होगा। लेकिन जब परिणाम सामने आए, सबको मानना पड़ा। इसी तरह से जब एरोप्लेन की खोज जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, राइट ब्रदर्स ने इसके बारे में जब सहयोग के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति और बाकी लोगों से कुछ अनुदान के लिए कहा, तो लोगों ने सिरे से नकार दिया कि भाई लोहा जैसा भारी तत्व, भारी मेटल हवा में कैसे उड़ सकता है। So when a new things comes, जब एक नई वस्तु या नया विचार आता है, लोग उससे बचते हैं। आजकल इंटरनेट पर एक मजाक, एक जोक तेजी से चल पड़ा है कि बहुत सारे कॉलेजेस में मोबाइल्स पर प्रतिबंध था। कंप्यूटर लैब होती हैं, लेकिन मोबाइल लेकर बैठने पर प्रतिबंध था। यह भी था कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन आज यह है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोबाइल के द्वारा ही उनकी अटेंडेंस हो रही है और शिक्षक उनके विषय को समझा रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। तो जब भी कोई नई वस्तु आती है, नया विचार आता है, नई औषधि आती है, तो उसके बारे में आम लोग संदेह, पढ़े लिखे लोग भी संदेह जाहिर करते हैं। लेकिन जब उसका प्रयोग समझ में आ जाता है, उसके लाभ समझ में आ जाते हैं, तो सारे के सारे लोग उसको मान लेते हैं। और यह स्केप्टिसिज्म, यह संशयवाद, यह संदेहवाद होना भी चाहिए। अगर संशयवाद नहीं होता तो डाल्टन के आगे रदरफोर्ड और जे थॉमसन नहीं आए होते। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक घटना बताता हूँ। आप सारे लोगों ने नाम सुना होगा हिग्स बोसोन पार्टिकल्स का। अपने यहाँ के मूर्धन्य गणितज्ञ, हमारे मनुष्य, हमारे पूर्वज श्री एस.एन. बोस ने जब अब से करीब 80-85 साल पहले ही कह दिया था, संभवतः 1935 के आसपास की बात है। हालांकि वो फिजिसिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने गणितीय गणनाओं के आधार पर यह कह दिया था कि जब तक एक पार्टिकल और नहीं होगा, तब तक एटम बन ही नहीं सकता। केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से काम नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी वन मोर फंडामेंटल पार्टिकल। उन्होंने जो पेपर भेजा छपने के लिए, वह पहले ही ठुकरा दिया गया था। बाद में किसी वजह से, विस्तार में नहीं जाऊंगा, वह पेपर एक लंबे प्रयास के बाद छपा। आपको यह जान करके थोड़ी सी जानकारी दिलचस्प है कि खुद श्री एस.एन. बोस जी डॉक्टरेट नहीं थे,
क्लासरूम में जाना उनके लिए सबसे बड़ी औषधि थी और सबसे अच्छा वातावरण था। आवश्यक नहीं है कि ज्ञान के लिए कोई पीएचडी ही करे, बहुत सारे लोग पीएचडी नहीं होते हैं लेकिन ज्ञान आगे लेकर के बढ़ता है। तो यह जो स्केप्टिसिज्म है, एस.एन. बोस जी का उदाहरण बताता है कि जब इतने अरबों के प्रयोग के बाद ये जो LHD वाला प्रयोग किया गया, 27,000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, प्रोटॉन प्रकाश की गति से दौड़ाए गए, तब जाकर के लोगों ने 80 साल 90 साल के बाद माना कि नहीं, एस.एन. बोस ने जो कहा था वह सही है, और इसलिए उनका सम्मान करते हुए इस नए परमाणविक या सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम दिया गया बोसोन। और चूँकि 1960 में हिग्स ने भी यही बात कही थी, तो इस नई कण का नाम हिग्स बोसोन पार्टिकल रखा गया। कहने का तात्पर्य ये कि विज्ञान की यह प्रकृति है कि इसमें स्केप्टिसिज्म या संशयवाद या संदेह होगा ही होगा। तो यह एक बात है। और साइंस डिमांड्स परसिवियरेंस तमाम बाधाओं के बावजूद लगातार अपने लक्ष्य की ओर चलते रहने का नाम है परसिवियरेंस। इसमें श्रम चाहिए, धैर्य चाहिए, लगातार कार्य करते रहने की प्रवृत्ति चाहिए, हार नहीं मानूंगा ऐसी मानसिकता चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रामोफोन और जो बिजली का बल्ब है, बहुत सारे आविष्कारों के साथ साथ इसका भी, इनके भी आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। बल्ब बनाने के लिए उन्होंने करीब 2000 प्रयोग किए और बल्ब नहीं बना। उनके एक मित्र ने मजाक उड़ाया और बोला कि आपने हजारों प्रयोग किए और आप बना नहीं पाए कुछ, आपको कोई भी विधि नहीं आती है। थॉमस अल्वा एडिसन का जवाब था कि तुम्हारी बात पूरी सही नहीं है, हम नहीं जानते अभी तक कि बल्ब कैसे बनेगा, लेकिन मैं 2000 के करीब ऐसे प्रयोग जानता हूं जिनको करने पर बल्ब नहीं बनेगा, तो दूसरे लोग इस गलती को नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक समय आया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। उनके बचपन की घटनाओं को आप सारे लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने कीड़े मकोड़ों की चटनी बना करके अपने आया कि किसी लड़की को पिला दिया था कि आसमान में चिड़ियों की तरह से उड़ने लगेगी, आदि आदि बातें, या अंडों पर बैठ गए थे कुछ में से चूजे निकलेंगे। यह कहानी और है। लेकिन साइंस डिमांड्स परसिवियरेंस, लगातार लगे रहने की प्रवृत्ति, बिना थके बिना हारे तमाम बाधाओं को पार करते हुए, लड़ते हुए, जूझते हुए। जब ऐसा होता है तब जाकर के विज्ञान आगे बढ़ता है। और एक और शब्द मिलता जुलता है कि साइंस डिमांड्स पर्सनल और कलेक्टिव एंडिवर। एंडिवर बोलते हैं व्यक्तिगत श्रम को, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कई वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं कि उन्होंने कुछ खोजने की ठानी और प्रयोग के लिए, मशीन बनाने के लिए पैसे कम पड़ गए, पूरा अपना खेत बेच दिया, अपना घर बेच दिया, लोगों से उधार लिया, लेकिन लगे रहे और हमें और आपको विज्ञान का कोई सिद्धांत या मानव जीवन को कोई आसान बनाने वाला यंत्र दे करके गए। तो बहुत सारी बातें हैं जो विज्ञान की प्रकृति में हैं। इसको हम लोग समराइज करें
समराइज ऐसे करेंगे कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस। तो पहली बात तो ये है कि साइंस इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। विज्ञान संसार या ब्रह्मांड और तमाम उसमें होने वाली घटनाओं की व्याख्या से संबंधित है। व्याख्या करने का प्रयास विज्ञान करता है। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि लेट अस नॉट बिलीव दैट ओनली वी न्यू, ओनली वी हैड द नॉलेज एंड अदर्स वर ग्रुपिंग इन द डार्कनेस। नो, पीपल फ्रॉम ऑल कल्चर्स, फ्रॉम ऑल नेशंस कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। अगली बात, साइंटिफिक नॉलेज रिलाइज हैविली, हालांकि ये बात आ चुकी है, साइंटिफिक नॉलेज रिलाइज हैविली on observation, experimentation, evidences, rational arguments, skepticism, and of course conclusion। अगर एक व्यक्ति कुछ कहता है कि अगर ऐसा ऐसा किया जाएगा तो ऐसा ऐसा परिणाम आएगा, तो कोई भी व्यक्ति अगर वैसा ही प्रयोग दोहराए उन्हीं परिस्थितियों में और वैसा ही परिणाम आए तो उसे सत्य मान लिया जाता है। यह विज्ञान की विशेषता है। और इतने सारे चरण हैं और विज्ञान आध्यात्मिक बातों से नहीं जूझ रहा है। अब आत्मा को नहीं नापा जा सकता है, देखा भी नहीं जा सकता है, उसकी बातें फिर कभी। लेकिन ये जरूर है कि साइंस इज ए पार्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। यू कैन इंक्लूड हिस्ट्री एज वेल। इसमें आप इतिहास को भी जोड़ सकते हैं। अगली बात संक्षेप में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ईच अदर। कभी मैंने पहले बोला होगा कि विज्ञान और तकनीक एक ही नहीं है। विज्ञान सिद्धांतों को खोजता है, व्याख्या करता है, और उनके द्वारा जो बनाए गए सिद्धांत हैं उनका मानव जीवन के लिए सदुपयोग कैसे किया जाए, मानव जीवन को सुगम कैसे बनाया जाए, यह तकनीक है। और जब एक तकनीक आती है तो उससे तकनीक बेहतर हो जाए, इसलिए तकनीक से साइंस प्रभावित होती है। फ़ोन को ही देख लीजिए, पहले बहुत बड़े बड़े फ़ोन थे, कंप्यूटर अलमारी के आकार के हुए करते थे। अब कंप्यूटर या टेलीफोन आपके हाथ में है, टच स्क्रीन है, एक दूसरे को देख सकते हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये होगा कि इससे भी थोड़ा बेहतर हो जाए, तो बेहतर सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ेगी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, in my language science and technology, impact each other। और laws and theories। laws means universal laws, the laws of physics, chemistry and many more sciences। laws and theories serve different roles in science। ला और जो थ्योरीज, तमाम सारी थ्योरीज के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है, दे ये इस तरह से करते हैं। चूँकि डीएलएड के लोग ज़्यादा सुन रहे हैं और उनकी डिमांड होती है कि 2 ही 4 पॉइंट्स अगर किया जाए तब क्या किया जाएगा। तो आपके पास जितना समय है उतने में ही लिखिए। देख लीजिए कि प्रश्न कितने मार्क का है, क्योंकि हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में जो आप लिखेंगे उसी से मार्क्स आएगा। आपके दिमाग में जो रखा गया है, ये आपने अर्जित किया है, श्रम किया है और संचय किया है अपने मस्तिष्क में, जब तक वह उत्तर पुस्तिका के पन्नों पर दिखता नहीं है, मार्क्स नहीं आएंगे आपके।
तो पहली बात तो यह है कि साइंटिफिक नॉलेज इज सब्जेक्ट टू चेंज। जो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है वह बदल सकता है, बदलता रहा है, बदलता रहेगा। दूसरा क्या है? विज्ञान प्रयोग पर आधारित है। थोड़ी देर के लिए थियोरेटिकल फिजिक्स और थियोरेटिकल सोशल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की बात हम लोग छोड़ दें कि साइंस इज एम्पेरिकली बेस्ड, यह प्रयोग पर आधारित है। साइंस इज इन्फरेंशियल, हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। साइंस इज इमेजिनेटिव, इसमें कल्पनाशीलता है। एंड साइंस इज क्रिएटिव, बाय साइंस वी क्रिएट, वी हैव क्रिएटेड एरोप्लेन्स, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे। और साइंस इज थियरी लेडन, विज्ञान बगैर थियरीज के आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, एक थियरी दी जाती है और उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी थियरी आ जाती है, लेकिन थियरी के रोल को हम हटा नहीं सकते। और साइंस इज सोशली, कल्चरली एंड हिस्टोरिकली एम्बेडेड। आपने देखा होगा कि हजारों साल तक कोई भी वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ था। अगर हम बात करें 500 AD, 500 एनो डोमिनी, और उससे लेकर के रेनेसां पीरियड तक, यानी 14वीं 15वीं शताब्दी तक, जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, उस समय ज्ञान विज्ञान नहीं बढ़ा। समाज अंधविश्वासी हो गया था और कुछ नया कहने वाले लोगों के लिए जगह नहीं थी, और अगर कोई जगह थी तो वह जेल थी, कारागार था, दंड थे। गैलीलियो का हश्र आपने सुना होगा। तो थोड़ा विकास हुआ रेनेसां पीरियड में, 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में, जिसमें सारे के सारे नाम आ जाएंगे आपके। गैलीलियो आ जाएंगे, कोपरनिकस आ जाएंगे, और भी बहुत सारे नाम हैं। विलियम हार्वे हैं, ब्लड सर्कुलेशन की खोज करने वाले। बहुत सारे पेंटर्स हैं, और भी नाम है, केल्विन है। ध्यान देना होगा तो बहुत सारे नाम उभर करके आएंगे। आप जल्दी उन नामों को इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको। उसके बाद थोड़ा तेज गति से विकास हुआ, और जब वर्ल्ड वार शुरू होने चले गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, राज सत्ताएँ गईं और डेमोक्रेसी आई। डिवाइन थियरी ऑफ किंग was pulverized in 1789 in France। राजाओं का जो दैवीय सिद्धांत होता है, जब यह बिल्कुल समाप्त हो गया, नहीं तो यह घुट्टी पिलाई जा रही थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। रिमेंबर कि केवल जब विज्ञान की बात की जा रही थी, केवल भौतिक विज्ञान की ही बात और रसायन विज्ञान की ही बात को ना लें। अब तो मनोविज्ञान भी है, समाज विज्ञान भी है, और भी बहुत सारे विज्ञान हैं। दो ही भाग कर सकते हैं ज्ञान के, कला और विज्ञान। और विज्ञान के बारे में जानते हैं, इसके पहले मैंने बोला होगा कि साइंस बना कैसे। शियंटिया से बना है, और जिसके माने होता था कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज। सो शियंटिया से साइंस बन गया।
और भारत के बारे में तो विज्ञान या विशेष ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान है। कई बार मैंने दोहराया होगा कि विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम, विशेष प्रकार का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। कार्य कारण संबंध ज्ञानम, कार्य कारण में जो संबंध स्थापित करे वह ज्ञान है। और पुनः पुनः परीक्षित ज्ञानम इति विज्ञानम, कि बार बार जिसका परीक्षण किया जाए और परिणाम वही आए, वह विज्ञान है। सो देयरफॉर वी कैन से साइंस इज सोशली, साइकोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली embedded. So you can write these 5-6 points as regards nature of science. इतना ही आपको समझना है। हाँ, यह इसका अंत नहीं है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद आएगा वाई डू वी टीच साइंस, कि हम विज्ञान को क्यों पढ़ाते हैं और क्यों पढ़ते हैं। इसकी बातें थोड़े विश्राम के बाद।